हाय बच्चों। चैप्टर 7 का लास्ट टॉपिक है ये। इसके बीच में एक टॉपिक बाकी है हमारा एलसी ऑसिलेशन, तो वो तो हम करने ही वाले हैं, बट ये लास्ट वाला टॉपिक मैंने पहले लिया है बिकॉज ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांसफॉर्मर्स होते क्या हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं इसको आज हम समझने वाले हैं। ज़रूरत क्या पड़ती है ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर की जरूरत इसलिए पड़ती है हमको कि ट्रांसफार्मर की मदद से हम लोग हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को या तो लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में, बहुत ज्यादा वोल्टेज अगर अंदर आ रहा है तो उसको कम वोल्टेज में आप कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर बहुत कम वोल्टेज आ रहा है तो उसको ज्यादा भी बढ़ा सकते हो। देखो आगे मैं आपको दिखा रहा हूं उसका डेफिनेशन। देखो, सो समटाइम्स, देखो मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से देखो। समटाइम्स इट बिकम्स नेसेसरी टू कन्वर्ट हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज टू लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, है ना। हाई ऑल्टरनेटिंग, ऑल्टरनेटिंग वर्ड क्यों आ रहा है? बिकॉज ये चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं यार ऑब्वियसली, और चैप्टर 7 का जो वोल्टेज है वो ऑल्टरनेटिंग है, यानी कि एसी वोल्टेज है ना। तो हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में बदलने के लिए ट्रांसफॉर्मर यूजफुल है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ट्रांसफॉर्मर काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो फटाफट। चलो बच्चों, तो बेसिकली ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों है ना। ये एक सवाल आता है मन में कि भाई ट्रांसफार्मर की जरूरत क्या है, एक्चुअली जरूरत क्या है। वो तो अभी मैंने आपको बता ही दिया, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करने के लिए या फिर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज करने के लिए, बट एक्चुअल प्रैक्टिकल यूज भी तो देखना पड़ेगा ना कैसे होता है। देखो बेसिकली आपको मैं यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे हो। ये मान लेते हैं कि एक पावर स्टेशन है शॉर्ट में, जहां पे मैं कर्सर घुमा रहा हूं, और ये पावर स्टेशन से हमको वोल्टेज सप्लाई करना है बहुत दूर तक, हाई रेंज तक, काफी 500 200 जो भी है किलोमीटर्स तक, या 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर या 20 किलोमीटर जो भी है ना। तो ये पावर स्टेशन से हमको वोल्टेज सप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, ये वायर में से सप्लाई तो हो रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, मैं आपको दो इक्वेशंस बता रहा हूं, ध्यान से देखना। तो ये रहे दो इक्वेशंस। एक इक्वेशन आपको मैंने बताया यहाँ पे पावर का, और दूसरा बताया मैंने हीट लॉस का। पावर का जो इक्वेशन है वो होता है P इज इक्वल टू वी आई, है ना। यानी V का मतलब वोल्टेज, I का मतलब करंट। और हीट लॉस का इक्वेशन होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ओके, आई स्क्वायर आर टी होता है, बट यूनिट टाइम में अगर आप लिखो तो आई स्क्वायर आर होता है। तो प्रॉब्लम क्या है, ट्रांसफॉर्मर इसमें कैसे हमारी मदद करेगा वोल्टेज को सप्लाई करने में बहुत दूर तक? तो कैसे मदद करता है ट्रांसफॉर्मर, ध्यान से देखो। अब मैं आपको इसमें आगे एक चीज दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, पावर के इक्वेशन में जैसा कि आप देख रहे हो, अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे कुछ एरोस दिख रहे हैं पावर के इक्वेशन में। V के ऊपर प्लस वाला एरो दिख रहा है, I के नीचे माइनस वाला एरो दिख रहा है। प्लस का मतलब, ये देखो V के ऊपर जो प्लस एरो है, इसका मतलब है कि अगर हमको बहुत ज्यादा वोल्टेज चाहिए, दूर तक भेजना है, तो करंट हमको कम चाहिए, क्योंकि वोल्टेज और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब होगा क्या, ध्यान से देखो। करंट क्यों कम होना चाहिए? करंट कम होगा तो हीट लॉस भी कम होगा। कैसे? देखो, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। तो I अगर कम होगा तो H भी कम हो जाएगा। तो यार हमको तो यही चाहिए ना कि हम जितना भी वोल्टेज भेजे, जितना भी वोल्टेज हम भेज रहे हैं, वो वोल्टेज वो वोल्टेज, है ना, ज्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। ज्यादा वेस्ट ना हो, उसका लॉस कम होना चाहिए, है ना। तो करंट अगर कम होगा तो हीट लॉस कम होगा। बेसिकली वायर के अंदर हीट जनरेट कम होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वायर के अंदर हीट जनरेट कम होगा, है ना, ठीक है।
तो ये डायग्राम रफली बना के लिख दो इसको, ठीक है बच्चों। तो ये है बेसिक रिक्वायरमेंट ट्रांसफार्मर का, आप समझ गए होंगे। वोल्टेज ज्यादा होगा, करंट कम होगा, देखो आई छोटा हो गया, वी बड़ा हो गया। आप पावर के इक्वेशन में देखो आई कितना छोटा हो गया अचानक से, तो आई छोटा होगा तो हीट लॉस भी छोटा हो जाएगा, यानी कम लॉस होगा। यानी बेसिकली ट्रांसफार्मर हमारे लिए हेल्पफुल है ना, समझ गए? ओके, चलो। तो आपको जरूर पसंद आया होगा यहाँ तक, इसलिए यहाँ पे लाइक का सिंबल आ गया है एक अच्छा सा। सो अब हम देखने जा रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर कैसा होता है, किस चीज का बना हुआ रहता है, ठीक है। देखते हैं, चलो हेडिंग लगा देना। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के अंदर बेसिक, तो बच्चों ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन में सबसे बेसिक होता है, एक तो होता है प्राइमरी कॉइल, ये दिख रहा है आपको, ये प्राइमरी कॉइल लेफ्ट साइड वाला। प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है, आपको दिख रहा है नंबर ऑफ टर्न्स, ये देखो गोल 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 सोलेनॉइड जैसा। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स को हम बोलेंगे एनपी। एनपी यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसको हम बोलेंगे एनपी, ठीक है। एक होता है दूसरा वाला सेकेंडरी कॉइल, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसको हम बोलेंगे एनएस, उसको हम बोलेंगे एनएस, ठीक है। आ रहा है समझ में आपको? ओके, ड्रॉ करो इसको। चलो ड्रॉ कर लिया आपने। इसके नीचे ये भी लिख दो आप, प्राइमरी कॉइल को इनपुट कॉइल बोलते हैं और सेकेंडरी कॉइल को हम आउटपुट कॉइल बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी कॉइल को इनपुट कॉइल बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल को आउटपुट कॉइल बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि भाई ये वर्क कैसे करता है। तो बेसिकली ये वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। म्यूचुअल इंडक्शन हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था। अब जिसने चैप्टर 6 नहीं पढ़ा हो, मे बी आप लोगों में से कोई ऐसा हो जिसको चैप्टर 6 याद नहीं हो या फिर भूल गए हो या फिर पढ़ा नहीं है अच्छे से, तो मैं एक चीज यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। म्यूचुअल इंडक्शन होता है क्या यार, देखो प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट पास करते हैं, तो प्राइमरी कॉइल की वजह से सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाता है। नहीं समझे? सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं फिर से, देखो प्राइमरी कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट पास करो, तो प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के जाती है कहां पे, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के जाएगी सेकेंडरी कॉइल में। प्राइमरी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के जाएगी सेकेंडरी कॉइल में। फिर से बोल रहा हूं, प्राइमरी कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के जा रही है सेकेंडरी कॉइल में। क्यों जा रही है? ऑब्वियसली जाएगा। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आया कहां से? प्राइमरी कॉइल में, है ना। पहले वाले लेफ्ट कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से आ रहा है? तो ये आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, है ना। ये सोलेनॉइड जैसा बिहेव करेगा। और सोलेनॉइड क्यों बन जाता है ये? क्योंकि देखो आप प्राइमरी कॉइल में लगाते हो इनपुट वोल्टेज, आप यहां से वोल्टेज देते हो, तो वोल्टेज दोगे तो करंट बनता है, करंट बनता है तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड जाके लिंक हो जाता है थोड़ा सा सेकेंडरी कॉइल में। यहां तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये दिख रहा है आपको, ये ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है। ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स यानी ये मैग्नेटिक फ्लक्स आप ध्यान से देखो थोड़ा थोड़ा अंदर जा रहा है सेकेंडरी कॉइल में। आप देख लो डायग्राम, ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? तो ये आपका जो मेन डायग्राम आपने ड्रॉ किया था ना, उसके अंदर ये ऐड करते जाना धीरे धीरे करके, है ना। देखो कैसे 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 ऑल्टरनेटिंग, एक मिनट एक मिनट, थोड़ा कुछ ज्यादा आगे हो गया। अब देखना बच्चों, ध्यान से देखना, थोड़ा जूम इन करते हैं हम लोग। आप देखो यहाँ पे ध्यान से, है ना, आपके स्क्रीन पे जैसे कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है सेकेंडरी कॉइल में, सारी की सारी तो नहीं जा रही है ना, दो जा रही है अंदर। अब होगा क्या पता है, ध्यान से सुनना, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से होगा क्या, ये सेकेंडरी कॉइल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमना चालू हो जाएंगे। अब आप बोलोगे ये कैसे हुआ, देखो बताता हूँ। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्राइमरी कॉइल से आ रहे थे ये वाले कॉइल में, है ना, सामने सेकेंडरी वाले कॉइल में आ रहे थे, तो इस फील्ड लाइन की वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो जाता है।
यानी कि वोल्टेज इंड्यूस होता है, वोल्टेज बन जाता है, और वोल्टेज बनता है तो इस सेकेंडरी कॉइल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमना चालू कर देते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा इलेक्ट्रिक करंट सेकेंडरी कॉइल के अंदर। ध्यान से देखना, ये देखो, ये देखना, अभी ध्यान से देखना, जूम इन करके एकदम शांति से देख रहे हैं। अब देखना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू होने वाले हैं, वोल्टेज, ये देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखे आपको, दिखे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ये बन गया इलेक्ट्रिक करंट सेकेंडरी कॉइल के तरफ, ये देखो ऑल्टरनेटिंग करंट बन गया, बन गया ना ऑल्टरनेटिंग करंट, ये रहा ऑल्टरनेटिंग करंट, ये रहा ऑल्टरनेटिंग करंट। आ गया समझ में यहाँ तक? तो फटाफट डायग्राम को ड्रॉ करो जल्दी से, है ना। अब देखो बच्चों आगे हो क्या रहा है, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे मेन डायग्राम में, जस्ट वेट। ओके, सेंटर में आप ध्यान से देखो, ये सेंटर दोनों कॉइल के बीच वाला पार्ट, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, सेंटर में यार बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेकिन वो हमारे कोई काम का नहीं है, ये तो वेस्ट हो गया। क्यों वेस्ट हो गया? यार सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी कॉइल में नहीं जा रहा है ना, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो यहाँ से, कर्सर को देखो, कर्सर को, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आया, इधर से ऐसे करके चले गया, ये आया ऐसे करके चले गया, ये आया ऐसे करके चले गया, मतलब सारी फील्ड लाइंस सेकेंडरी कॉइल में तो जा ही नहीं रहा है ना, यानी कि सेकेंडरी कॉइल में जितना चाहिए उतना करंट नहीं मिलेगा। नहीं समझे? वापस देखो, एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास सबसे अच्छा एग्जांपल पानी वाला होता है, मैं करंट में वही लगाता हूँ हर बार, है ना, कुछ लोगों को पता है आप लोगों में से। देखो मैं क्या एग्जांपल लगाता हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनना। ये प्राइमरी कॉइल है, यहाँ से मान लो कॉइल वॉइल को गया भाड़ में, आप ध्यान से सुनो, मान लो ये पानी की पाइप है, ठीक है, पानी की टंकी है मान लेते हैं, तो यहाँ से आपने क्या किया, पानी उड़ा रहे हो आप, पाइप से पानी उड़ा रहे हो दूसरी टंकी के ऊपर। अब अगर ये टंकी बहुत दूर होगी तो क्या होगा ना, ये पूरा का पूरा पानी इस पे नहीं गिरेगा, थोड़ा पानी बीच में गिर जाएगा इधर, ये दोनों टंकी के बीच में, टंकी मतलब दोनों कॉइल्स के बीच में, तो पानी हमारा थोड़ा वेस्ट हो गया ना। हम यहाँ से पानी उड़ाएंगे, पूरा का पूरा पानी इसमें थोड़ी जाएगा, बीच में भी थोड़ा पानी गिर रहा है, राइट। सो विच मीन्स दैट हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो प्राइमरी कॉइल से बन रहा है, लेफ्ट वाले कॉइल से, है ना, जब मैं एक्सप्लेन करता हूं तो जहां पे मैं कर्सर घुमाता हूं हमेशा वहां पे देखने का, ठीक है। तो प्राइमरी कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूरा का पूरा इसमें नहीं जा रहा है, प्राइमरी कॉइल से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बीच में रह जाता है, तो फिर ये वेस्ट हो रहा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और हमको पूरा का पूरा इसमें नहीं जा रहा है, सेकेंडरी कॉइल में नहीं जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो हमको जितना स्ट्रॉन्ग करंट चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करें, तो बीच वाली जगह में कुछ लगाना पड़ेगा, ये जो बीच वाली जगह है ना यहाँ पे कुछ लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो भी मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इसको आपको सेम टू सेम एज इट इज लिखना है, ऐसा ही हिंदी में लिखना है इंग्लिश में, यानी इंग्लिश में लिखना है लेकिन लिखना हिंदी में, समझ गए ना, जैसे व्हाट्सएप पे लिखते हैं उस लैंग्वेज में, नोटबुक में आपको अपने वर्ड्स में पहले ये लिखना है एनिमेशन को, बाद में इसका डेरिवेशन तो करने ही वाले हम लोग, है ना। चलो डायग्राम आप देख सकते हो क्लियरली, ऐसा डायग्राम आप अच्छे से बना बना दो, और अभी तक मैंने जो जो बोला वो सब साथ साथ में लिखते जाओ, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। ओके बच्चों, चलो आगे चलते हैं। तो बेसिकली ये जो बीच की जगह है ना, इसको हमको भरना पड़ेगा, कैसे भरेंगे हम एक चीज यूज करने वाले हैं जो आप टेक्स्ट बुक में देखने वाले हो, और इस चीज को बोलते हैं, यस, इस चीज को बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। हम दोनोम कॉइल्स के बीच में इस तरीके से सॉफ्ट आयरन कोर लगाते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि यार हमारा क्या गोल है, हमारा यहाँ पे इसमें एम क्या है कि भाई प्राइमरी कॉइल में से जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है यार वो पूरा का पूरा सेकेंडरी कॉइल में जाना चाहिए, तभी तो अपना काम सही होगा ना, है ना, वरना फिर मैग्नेटिक फील्ड तो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। अब ये सॉफ्ट आयरन कोर की भी एक अलग कहानी है, ध्यान से देखना। ये सॉफ्ट आयरन कोर के, ये देखो कर्सर को देखो, बीच में आपको यहाँ पे देखो बहुत सारी लाइंस दिख रही है, तो इसका मतलब पता है क्या है, ये एक कोर नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे पतले पतले बोल सकते हो कि रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स लगे हुए हैं एक साथ। एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप नहीं है, बहुत सारे हैं, ध्यान से देखो आप, अगर ये आपको पतले पतले लाइंस दिख रहे हैं बीच में तो, रुको मैं आपको बताता हूँ, वेट, ये देखो, अब आपको दिख रहा है कितने सारे लगे थे, इन सबको हमने चिपका दिया था, चिपकाया हुआ है ना, इंसुलेशन कर रखा है सारे
सारे के सारे ये शीट्स के बीच में, सॉफ्ट आयरन कोर शीट्स के बीच में इंसुलेशन कर रखा है। क्यों इंसुलेशन किया और हमने ऐसे क्यों यूज किया, पतले पतले स्ट्रिप्स क्यों यूज किए, उसकी जगह एक थिक स्ट्रिप यूज क्यों नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, यहाँ पे कंसेप्ट है कि हमने यहाँ पे पतले पतले बहुत सारे स्ट्रिप्स क्यों यूज किए, एक कंटिन्यूअस या फिर एक बोल सकते हो कि एक मोटा सा एक ही स्ट्रिप यूज क्यों नहीं कर लिया। तो मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ, देखना भी आगे। ठीक है, जस्ट वेट, मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। चलो मान लेते हैं कि इसकी जगह पे हमने एक यूज किया होता, मोटा सा एक ही स्ट्रिप यूज किया होता, इन सारे की जगह पे मान लो एक मोटा सा स्ट्रिप यूज कर रहा हूं मैं, तो उसका प्रॉब्लम क्या होगा। चलो ये देखो, अब आप देख रहे हो डायग्राम में पतले पतले नहीं है। अब इमेजिन करो कि एक मोटा सा एक सॉफ्ट आयरन कोर मैंने यूज कर लिया ट्रांसफॉर्मर के कोर के तरीके से, है ना। तो प्रॉब्लम क्या आती है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। अब मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो कट करके दिखा रहा हूँ, ये पूरा एक ही स्क्वायर दिख रहा है आप सबको, इसमें बहुत सारे पतले पतले स्ट्रिप्स तो दिख नहीं रहे। अब होता क्या है ना, ऐसे कोई भी सॉफ्ट आयरन कोर हो या कोई भी चीज हो जिसमें आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे ना, तो यार इसमें एक चीज जनरेट होता है, वो है उस भूत का नाम है एडी करंट। एडी करंट के बारे में आपने पढ़ा था चैप्टर 6 में। अब जिन लोग को एडी करंट के बारे में कुछ पता नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में इतना बता देता हूं कि यार अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहते हो, तो किसी भी सॉफ्ट आयरन टाइप के मटेरियल या कोई भी ऐसा मटेरियल है, उसके अंदर एडी करंट जनरेट होता है। और एडी करंट क्या करता है यार, पावर लॉस ज्यादा करता है, वेस्ट करता है पावर को। क्यों, ध्यान से देखना, ये देखो कितना सारा करंट जनरेट हो रहा है। एडी करंट मतलब जो करंट गोल गोल घूम रहा है ऐसे कंडक्टर के अंदर, ये देखो गोल गोल घूम रहा है। अब ये कितना सारा करंट जनरेट हो रहा है, आप देख देख सकते हो। तो अगर हमने पूरा मोटा सा एक थिक अगर स्ट्रिप यूज किया है, तो ये करंट बहुत सारा जनरेट हो रहा है। ये देखो स्क्वायर शेप में, राउंड शेप में, जो भी है ना। तो गड़बड़ हो रही है इसके अंदर। तो क्या करें फिर, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे लाए। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एडी करंट को कम करने के लिए एक मोटा सा टुकड़ा यूज नहीं करते, बल्कि उसकी जगह पे पतले पतले स्ट्रिप्स यूज करते हैं। उससे क्या होगा, हाँ उससे मजा आ जाएगा। देखो अब हमने पतले पतले स्ट्रिप्स यूज किए, उसमें क्या होगा, ऐसा नहीं है कि उसमें एडी करंट जनरेट नहीं होगा, उसमें भी एडी करंट जनरेट होगा। लेकिन अब जो एडी करंट जनरेट हो रहा है यार, वो एक ही सर्कल बन रहा है। और उस मेटल के अंदर पतला सा एक, बोलते नहीं है, देखो ये पतला सा एक सर्कल बन रहा है। अब ये एडी करंट तो कम है ना, क्योंकि ये अलग अलग मेटल स्ट्रिप में एक एक सर्कल बन रहा है, और वो तो बड़े से बहुत सारे सर्कल्स बन रहे थे। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला। उसमें एक टुकड़ा था तो उसमें पूरा ऐसे एक साथ हो रहा था। अब इसमें क्या हो रहा है, एडी करंट वीक हो गया, वीक। समझ में आ रहा है, यहाँ पे पतले पतले बहुत सारे स्ट्रिप्स है, तो हर एक स्ट्रिप में छोटे छोटे एडी करंट बनेंगे। और वो छोटे छोटे एडी करंट कोई काम के नहीं, वो ज्यादा पावर लॉस नहीं करते, है ना। वो पावर लॉस ज्यादा नहीं करते। देखो ये जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ बच्चों, ये आपको कोई नहीं बताएगा ट्रांसफॉर्मर के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो पतले पतले स्ट्रिप्स यूज करने से क्या होता है कि एक पतले से स्ट्रिप में क्या एडी करंट जनरेट होगा यार, मतलब ना के बराबर। और एक मोटा सा एक टुकड़ा लोगे तो उसके अंदर तो एडी करंट आराम से घूमेगा कि भाई ये पूरा एरिया मेरा है, मैं कहीं भी इसमें घूम सकता हूँ। लेकिन इसमें तो बेचारा एडी करंट को घूमने के लिए जगह ही नहीं है ना, पतला पतला है। और दूसरी एक बात यहाँ पे बता दूं, एडी करंट एक स्ट्रिप से दूसरे स्ट्रिप में नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों स्ट्रिप के बीच में इंसुलेशन है ना। ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया, इंसुलेशन है। समझ गए, क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज बोल दूं, ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है, ये बेसिकली कॉपर के बने हुए हैं, तो इस चीज को आप याद रखना। ओके, ठीक है, समझ में आ गया सबको, मजा आ गई। क्यों पतले पतले स्ट्रिप्स यूज कर रहे थे, क्योंकि एडी करंट कम होगा, एडी करंट कम होगा तो पावर लॉस भी कम होगा, इसीलिए हमने पतले पतले स्ट्रिप्स यूज किए थे। क्लियर। तो अब ट्रांसफार्मर के टाइप्स देख लेते हैं। बेसिकली ट्रांसफार्मर दो टाइप्स के होते हैं बच्चों, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। तो स्टेप अप क्या होता है भाई, जरा वो भी देख लो। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है जिसमें सेकेंडरी कॉइल का जो ईएमएफ यानी कि वोल्टेज, वो प्राइमरी कॉइल के ईएमएफ यानी कि वोल्टेज से ज्यादा होता है। फिर से सुनो, स्टेप अप, अप यानी ऊपर,
ऊपर यानी ज्यादा, ज्यादा किस में? सेकेंडरी कॉइल में। तो सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज अगर प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज से ज्यादा है तो वैसे ट्रांसफॉर्मर को हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो स्टेप डाउन तो आप समझ ही गए कि उसका उल्टा होगा, है ना। तो स्टेप डाउन में क्या होता है भाई? डाउन यानी नीचे जा रहा है, तो प्राइमरी कॉइल का जो वोल्टेज था उससे कम वोल्टेज मिलेगा सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ये नोट डाउन करके एकदम अच्छे से लिखते जाना है सबको अपने वर्ड्स में, है ना। ओके, सो सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज बढ़ता कैसे है यार? तो लिखा है नीचे, दोनों सेंटेंस को आप रीड कर लो। तो सेकेंडरी कॉइल में बेसिकली अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो वो हेल्प करता है वोल्टेज बढ़ाने में। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज्यादा वोल्टेज। फिर से बोल रहा हूं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा वोल्टेज होगा, उतना ज्यादा उसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, उतना ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। समझ में आ रहा है सबको? इस तरीके से, ठीक है। और फिर इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका डेरिवेशन देखने वाले हैं, मैथमेटिकल पार्ट, जो कि बोर्ड में काफी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये थियरी पूरा आपको समझ में आ गया होगा, बराबर। तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो, है ना। इसको आपको नोट डाउन करना है फिलहाल के लिए 2 बार, 2 टाइम्स। ठीक है, डायग्राम भी अच्छे से बनाना है, स्केल वेल यूज करके बनाना है, एकदम प्रॉपर डायग्राम होना चाहिए। मुझे डायग्राम में गड़बड़ नहीं चाहिए, वरना मैं फिर से ड्रॉ करवाऊंगा 5 बार। ठीक है, बाय।